गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड मास बैलेंस। तो हीट एंड मास बैलेंस जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारा की सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन करना। तो सिस्टम बाउंड्री होती क्या है? सबसे पहले डिफाइन द सिस्टम बाउंड्री लिखा है, फिर दूसरा लिखा है कि बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम बाउंड्री पढ़ेंगे कि सिस्टम बाउंड्री होता है। सिस्टम बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसके बाउंड्री के अराउंड मेरे को हीट एंड मास बैलेंस करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को प्रीहीटर का करना है तो प्रीहीटर के लिए पूरा मतलब प्रीहीटर के क्रॉस करना है तो प्रीहीटर के अक्रॉस में सिस्टम बाउंड्री बनानी पड़ेगी। सिंपली अगर कोई मुझको बोलता है कि पायरो सेक्शन के क्रॉस करना है तो मेरे को पायरो सेक्शन के क्रॉस पूरी सिस्टम बाउंड्री बनानी पड़ेगी। उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि सिस्टम बाउंड्री होती क्या है। लेकिन जब भी हम लोग एनर्जी एंड मास बैलेंस किसी भी इंडस्ट्री में करते हैं, भले वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, भले वो पेपर इंडस्ट्री हो, भले वो किसी कोई भी इंडस्ट्री हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या टर्म डिफाइन करते हैं? सिस्टम बाउंड्री की। हमको अपनी कहां किस बाउंड्री क्रॉस करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है डिफाइंड बेसिस। तो हम लोग कोई भी जब मास बैलेंस करते हैं तो हम लोग बेसिस को डिफाइन करते हैं। बेसिस को डिफाइन करने का मतलब है कि हमको किस बेसिस पर, जैसे कि हम लोग जनरली हीट बैलेंस करते हैं केजी पर केजी क्लिंकर। तो कोई पूछे कि सर 10 केजी पर क्लिंकर कर सकते हैं, 100 केजी या 1000 केजी या 10,000 या लाख केजी पर केजी क्लिंकर को बेसिस ले सकते हैं? हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग हीट बैलेंस और मास बैलेंस जो भी हम करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हमारा बेसिस बड़ा ऐसा होना चाहिए कि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। तो कई बार जैसे कि हम सीमेंट इंडस्ट्री की जब बात करते हैं वो होती है केजी पर केजी क्लिंकर, लेकिन जब हम लोग फ्लू गैसेस में बात करते हैं तो हम लोग करते हैं बाय मोल में और बाय वॉल्यूम में करते हैं। अगर मैं वेट की बात करता हूं, सॉलिड की बात करता हूं तो बाय वेट में करते हैं। पहला पॉइंट था कि सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करना। दूसरा पॉइंट था कि हम लोगों को बेसिस डिफाइन करना। तीसरा जो हम लोग करते हैं कि जब हमको सिस्टम बाउंड्री पता चल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सिस्टम बाउंड्री डिफाइन करते थे उस सिस्टम बाउंड्री में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी इनपुट स्ट्रीम्स हो गई और कौन कौन सी आउटपुट स्ट्रीम्स हो गई। तो जब हम लोग सीमेंट प्लांट का हीट बैलेंस और मास बैलेंस करेंगे तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी इनपुट स्ट्रीम्स हैं और कौन कौन सी आउटपुट स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद जब तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिफाई द एक्यूमुलेशन एंड फॉर्मेशन इनसाइड द प्रोसेस। मतलब हमारे यहाँ इसके अंदर कोई एक्यूमुलेशन और फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जनरली ये जो लास्ट पॉइंट है वो किसके लिए, फार्मा इंडस्ट्री में जो हमारे रिएक्शन होती हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट बनता है फॉर्मेशन में, तो लेकिन हमारे में तो आउटपुट में क्या आता है? क्लिंकर आता है। अब जब मैं सिस्टम बाउंड्री का कंसेप्ट बताता हूं तो सिस्टम बाउंड्री में जैसे कि ये मेरा पूरा पायरो सेक्शन बना हुआ है। इस पायरो सेक्शन में जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि ये मेरा प्रीहीटर सेक्शन है। प्रीहीटर सेक्शन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लीन फीड है, फ्यूल कंसाइनर है, फॉल्सेर है। तो इसमें जो ये रेड वाली लाइन है, जो रेड वाली लाइन मेरे को दिखाई दे रही है, ये वाली रेड वाली लाइन, ये वाली रेड वाली लाइन क्या है? मेरी सिस्टम बाउंड्री है। अब इस सिस्टम बाउंड्री में अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं सिस्टम बाउंड्री सिर्फ टीएडी को ले लूं, तो आप टीएडी को भी सिस्टम बाउंड्री ले सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि कूलर को ले लो, तो आपको कूलर के क्रॉस रेड लाइन लेने पड़ेंगे। तो कूलर का क्रॉस क्या क्या इनपुट है, क्या क्या आउटपुट है। जब हम लोग एनर्जी एंड मास बैलेंस इसका कर लेंगे तो हम लोग कूलर के क्रॉस भी मास बैलेंस पकड़ेंगे और एनर्जी बैलेंस पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। अब इसमें जैसे कि अब यहाँ पर अपना इनपुट का क्या है ये हम लोग देख रहे हैं कि इस वाली बाउंड्री को जब हमने डिफाइन किया सिस्टम बाउंड्री, अब इस सिस्टम बाउंड्री में क्या क्या इनपुट हो सकते हैं। एक तो हमारी कन्वेइंग एयर हो गई। कन्वेइंग एयर का मतलब है कि जो हम लोगों को जो रूट ब्लोअर्स है, जो आजकल पीडी ब्लोअर्स चल रहे हैं, वो इनपुट एयर हो गई। दूसरी हमको इनपुट एयर हो गई प्राइमरी एयर, ठीक है ना। तो आजकल हम लोग जो यूज करते हैं लो नॉक्स बर्नर यूज करते हैं, जिसमें प्राइमरी एयर कंजप्शन हमारा 4 to 6% होता है एज कंपेरिजन टू जो पुराने वाले वो थे जिसमें हमारे नॉक्स फॉर्मेशन ज्यादा रहता था, उसमें 8 to 10% हमारा प्राइमरी एयर कंजप्शन होता है। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल का मतलब है कि हम लोग कितना सिस्टम में फ्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्यूल भी दो तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक किलन में करते हैं और एक कैल्साइना में करते हैं। और क्या आ गया? हमारा कूलिंग एयर आ गया। तो कूलिंग एयर को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद में इनपुट आ रहा है मेरा किलन फीड, ठीक। तो ये मेरे सारे के सारे सिस्टम में इनपुट हो गए। लास्ट में मेरा क्या है? फॉल्स एयर। तो अब ये तो मेरे इनपुट आ गए, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे आउटपुट आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट आते हैं। तो इस सिस्टम बाउंड्री का जो कंसेप्ट होता है, सिस्टम बाउंड्री के कंसेप्ट में हमको डिफाइन करना पड़ता है कि हमको किसके अक्रॉस मास बैलेंस करना है, उसके
और दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारी मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्री में ये है कि हमको सबसे पहले मास बैलेंस करना है, उसके बाद एनर्जी बैलेंस करना है। तो अगर आपका मास बैलेंस सही है तो डेफिनेटली 100% आपका एनर्जी बैलेंस सही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आपको सिंपल सा एमसीपी डेल्टा टी लगाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर मैं ओवरऑल मास बैलेंस कंसेप्ट का अगर मैं बात करता हूँ पूरी सिस्टम मतलब सीमेंट प्लांट में, तो मेरे क्या क्या इनपुट होते हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक है, मेरे को नहीं पता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, तो सिंपल तरीके से बनाता हूँ। तो मेरे सबसे आता है किलन फीड। तो किलन फीड को मैं किस बेसिस पे लूंगा, पर केजी क्लिंकर फीड। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो अगर मैं एक्सेल शीट में बनाऊंगा या किसी कॉपी में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा केजी ऑफ किलन फीड पर केजी ऑफ क्लिंकर मेरा कितना सिस्टम में जा रहा है। जनरली अगर हमारा जो हम लोग लेते हैं 1.6 या 1.62 1.63, वो डिपेंड करता है अपना टॉप साइक्लोन की कलेक्शन एफिशिएंसी। अगर आपकी टॉप साइक्लोन की कलेक्शन एफिशिएंसी कम होगी तो क्लीन फीड टू क्लिंकर फैक्टर जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो क्लीन फीड टू क्लिंकर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, अपना टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आपका कितना टॉप साइक्लोन, कितना आपका जो प्रीहीटर कितना एफिशिएंट है, उसके ऊपर आपका क्लीन फीड टू क्लिंकर फैक्टर। दूसरा आता है इनपुट क्लीन केयर। तो अभी क्या है कि जैसे हम लोग क्लीन फीड टू क्लिंकर फैक्टर कह रहे हैं, अगर आप इन चीजों को जो मैं बोलते आ रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे तो ये हमारे लिए एक एनर्जी कंजर्वेटिव पॉइंट हो जाएंगे। अगर मैं क्लीन फीड टू क्लिंकर फैक्टर को इफेक्टिव करूंगा तो ओवरऑल मेरा जो जब सिस्टम में जब ओवरऑल हम लोग हीट बैलेंस पढ़ेंगे तो इसका इंपैक्ट आपको तब हाँ समझ में आएगा। दूसरा हमारा जो आ रहा है वो आता है इनपुट कूलिंग एयर। इनपुट कूलिंग एयर को भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, केजी एयर पर केजी क्लिंकर। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि केजी एयर पर केजी, क्योंकि हमने क्या बेसिस लिया, पर केजी क्लिंकर। तीसरा हम लोग लेंगे फ्यूल का। तो फ्यूल क्या होगा, केजी फ्यूल पर केजी क्लिंकर कितना जा रहा है। लास्ट क्या नाम दिया, प्राइमरी एयर और कोल्ड कन्वेइंग एयर। तो प्राइमरी एयर और कोल्ड कन्वेइंग एयर का भी मैं क्या लूंगा, केजी एयर पर केजी क्लिंकर। अगर वाटर स्प्रे हो रहा है तो वाटर स्प्रे को भी आप लोगों केजी वाटर पर केजी क्लिंकर में। सिमिलरली जब मेरी सिस्टम बाउंड्री को मैंने जब डिफाइन किया तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरी कौन कौन सी गैसेस निकली। तो करस्पॉन्डिंग मेरी कौन कौन सी गैसेस निकली, वो मेरी निकली प्रीहीटर एग्जिट गैसेस, कूलर वेंट गैसेस, रिटर्न डस्ट, क्लिंकर और ईएसपी क्लिंकर डस्ट। तो अब क्या होता है कि जब हमारा जब हम लोग जनरली ये मास बैलेंस करते हैं, अगर मेरा ये प्रीहीटर एग्जिट गैसेस केजी पर केजी क्लिंकर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब एक्सेस में एज कंपेरिजन टू, तो मेरा ऑटोमेटिकली हीट लॉस बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मैं एमसीपी डेल्टा टी यूज करूंगा तो एम क्या होगा मेरा, केजी ऑफ प्रीहीटर गैसेस पर केजी ऑफ क्लिंकर। अगर मेरा केजी ऑफ प्रीहीटर गैसेस पर केजी क्लिंकर बढ़ जाए तो केजी ऑफ प्रीहीटर गैसेस एम हो गया मेरा सीपी डेल्टा टी। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा हीट लॉस होगा प्रीहीटर में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कूलर वेंट गैसेस की बात करता हूं तो कूलर वेंट गैसेस में भी क्या होगा मेरा, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूंगा तो केजी ऑफ कूलर वेंट गैसेस जो होगी डिवाइडेड बाय केजी ऑफ क्लिंकर अगर मैं बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा कूलर की एफिशिएंसी है वो डेट्यूरेट हो जाएगी, और डेट्यूरेट होने से ऑटोमेटिकली मेरा हीट लॉस बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है रिटर्न डस्ट। अगर मेरे सिस्टम में रिटर्न डस्ट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना मेरा हीट लॉस बढ़ता जाएगा। रिटर्न डस्ट किससे कोरिलेटेड होता है, टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी से। अगर आपकी टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना रिटर्न डस्ट आपका कम होगा, और वाइस वर्सा। लास्ट आता है क्लिंकर। क्लिंकर और ईएसपी, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो ईएसपी क्लिंकर डस्ट लेते हैं वो टोटल 5% ले लेते हैं। जो हमारा क्लिंकर मतलब अगर मैं 1 केजी क्लिंकर बनना है तो उसमें 0.95 मेरा क्लिंकर होगा और 0.05 मेरा ईएसपी क्लिंकर डस्ट होगा। तो ये एक सिंपल सा ओवरऑल मास बैलेंस का कंसेप्ट है। दूसरा क्या करते हैं कि जब हम लोग ओवरऑल मास बैलेंस करते हैं, ओवरऑल मास बैलेंस हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले दो तरीके से इसको चेक करते हैं कि हमारा मास बैलेंस सही है कि गलत है। उसको हम लोग किससे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, एक हम पढ़ेंगे कूलर बैलेंस। अगर हमको कूलर बैलेंस हमारा सही हो रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे कूलर बैलेंस कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कि ओवरऑल मास बैलेंस कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉल्स एयर। तो जनरली अगर आपका फॉल्स एयर जो है सिस्टम में ओवरऑल 8 to 10% एक्सेप्टेबल, अगर आपका 20-22% 25% ओवरऑल कैलकुलेशन में आ रहा है फॉल्स एयर, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में आपका जो आपने जो ये किया है ये मेरा सही नहीं है। तो ओवरऑल जो भी हम लोग करेंगे इसको अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि आपको जब कोई हीट बैलेंस और मास बैलेंस हम लोग करते हैं तो कौन कौन से डाटा की रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद आप उसको जब आप बैठेंगे खुद मेरे जब देखेंगे वीडियो और सब समझेंगे एक ही चीज कौन कौन सी चीज चाहिए, तो आप अपने प्लांट में ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक जो 2-3 स्लाइड्स थी वो आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो अभी क्या है कि अब मैं जो फर्दर स्लाइड्स है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू
समझाऊंगा। तो आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड मास बैलेंस स्टडी। तो हीट एंड मास बैलेंस स्टडी में हम लोग आज मेनली एक केस स्टडी लेते हैं XYZ प्लांट की। XYZ प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों को हीट एंड मास बैलेंस एक्टिविटी करनी है। तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कोई हीट बैलेंस मास बैलेंस एक्टिविटी करते हैं, तो हमको क्या क्या डाटा चाहिए। तो ये आज जो वीडियो मैंने बना रहा हूं, तो ये कोई भी सबके लिए यूजफुल है। एक्चुअली अगर कोई एनर्जी ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है सीमेंट प्लांट में, उसके लिए भी यूजफुल है। कोई प्रोसेस इंजीनियर है, उसके लिए यूज है। कोई दूसरे ब्रांच से, जैसे कोई दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से है। क्योंकि आजकल क्या है कि जो मैक्सिमम हमारी जो कॉस्ट होती है, जो थर्मल कॉस्ट होती है किसी भी प्लांट की, वो होती है 90 to 95%, और रेस्ट जो होती है वो होती है मेरी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट। इसका मतलब अगर आप लोगों को अपनी सैलरी निकालनी है, अगर आपको जस्टिफाई करना है अपना, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो कोल का कॉस्ट है, आज का जो कोल का कॉस्ट है 15,000 16,000 टन पहुंच गया है, मतलब जो ग्राइंडिंग कॉस्ट है कोल का। तो आपको अगर हीट एंड मास बैलेंस स्टडी के बारे में पता होगा कि कहां का मेरे लॉसेस हो रहे हैं और कहां का मैं काम कर सकता हूं, तो आप भी एक जो कंट्रीब्यूशन है 90 to 95% का प्लांट में आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और बचा हुआ जो हमारा कॉस्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कॉस्ट। तो जनरली ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना होता है सीमेंट प्लांट में। तो ओवरऑल कॉस्ट जो हमारा होता है, थर्मल कॉस्ट होता है, थर्मल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 90 to 95%, और रेस्ट हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा जो कंज्यूम करती है हार्डली 5 to 7% करती है, और रेस्ट जो कंज्यूम करती है मेरी थर्मल एनर्जी करती है। तो ये मेरा जो चैप्टर है, ये जो मॉड्यूल है हमारा, वो मेनली थर्मल एनर्जी पे फोकस करता है। तो मैं कोई भी अगर सीमेंट प्लांट में जाता हूं, तो मुझे सबसे बेसिक डाटा क्या चाहिए? किलन फीड। किलन फीड होती क्या? अगर किसी को सीमेंट प्लांट से कोई नहीं है, अगर कोई दूसरा थर्ड पार्टी है, तो किलन फीड एक सिंपल सा रॉ मटेरियल है जो कि हमको क्लिंकर प्रोड्यूस करता है। तो किलन फीड में एल्यूमिना भी होता है, सिलिका भी होता है, लाइम भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होते हैं, और इन सब का मिक्सचर होता है। तो ये मेरा हो गया किलन फीड। दूसरा पॉइंट जो मेरा आता है वो आता है क्लिंकर फैक्टर। भाई क्लिंकर फैक्टर क्या है? क्लिंकर फैक्टर जैसे 1.6 दिया है, तो क्लिंकर फैक्टर 1.6 का मतलब है कि अगर मुझे 1 टन क्लिंकर प्रोड्यूस करना है, तो मुझे कितना किलन फीड देना पड़ेगा? 1.6। अब 1.6 के करस्पॉन्डिंग मुझे 1 टन क्लिंकर मिलेगा। अब लोग सोचेंगे कि 0.6 मेरा कहां चला गया। तो जनरली 0.6 कैसे जाता है? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग किलन फीड डालते हैं प्रीहेटर में, तो उसमें रिएक्शंस होती है। रिएक्शन होने से क्या होता है कि जो मेरा मैक्सिमम किलन फीड में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम CO3 होता है, मैक्सिमम ये होता है। तो जब मेरा CO3 लगभग अपना 980 या 970 सॉरी 880 890 900 के आसपास जब टूटता है, तो वो CO प्लस CO2 में टूटता है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लूंगा CaCO3 का, तो वो उसमें अगर मैं CO को देखूंगा, कैल्शियम का देख लूंगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 44 करता है और ये 56 करता है। तो 44 पार्ट तो मेरा वैसे ही उड़ जाता है, ये मेरा CO2 ले जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा अपना हो गया। दूसरा क्या रहता है कि इसमें जब क्लिंकर फैक्टर हम लोग डालते हैं, तो कुछ मेरा लॉसेस किस में आता है? रिटर्न डस्ट में भी आता है। रिटर्न डस्ट का मतलब है कि जब मैं किलन फीड को क्लिंकर डाल रहा हूं, अगर मैं टॉप साइक्लोन में एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना, अगर मेरी टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी कम है, तो मेरा क्या को रिटर्न डस्ट बढ़ेगा, और रिटर्न डस्ट बढ़ने से मेरा जो क्लिंकर फैक्टर है वो भी मेरा बढ़ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल हम लोग को हर प्लांट में एक हाइट अबव द सी लेवल होता है। हाइट अबव द सी लेवल इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? वो हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मेरा हाइट बढ़ता जाएगा, वैसे जैसे मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता क्या है? अब दूसरा सवाल ये आता है बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? तो जनरली बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ और नहीं है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं कोई प्रेशर को सी लेवल पे लेता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं सी लेवल की हाइट से क्रॉस हो गया, मैं सी लेवल की हाइट से जितना ऊपर जाता हूं, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है? मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर कहलाता है। तो ये मेरा हो गया। जब हम लोग कैलकुलेशंस पढ़ेंगे तो बैरोमेट्रिक प्रेशर निकालते कैसे विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो मैं एक्सप्लेन वहां कर दूंगा, लेकिन उसका कंसेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज ले रहे हो तो उसका रीजन पता होना चाहिए हम क्यों ले रहे हैं। चौथा आ रहा है टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी।
ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप जो सारी जो चीजें ले रहे हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी है, अगर मैं टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी मेरी बड़ी ज्यादा रहेगी 98 97.5, अभी तक जो हमारे जितने साइक्लोन मिले हैं हमको बढ़िया से बढ़िया 97.5 तक ही मिले हैं। अगर हम लोग टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी 97.5 तक जाते हैं तो उस केस में मेरा जो क्लीन फीड टू क्लिंकर फैक्टर है वो भी चेंज होगा, मेरा जो हीट कंजप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। अब आता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर भी कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल हीट बैलेंस में। कोई कहेगा कि नहीं करता है, करता है। जब मैं हीट बैलेंस पढ़ाऊंगा तो इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे एम्बिएंट टेम्परेचर से हीट बैलेंस में क्या कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आता है कि हमारा किलन में कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है कैल्साइनर, तो ये मेरा होगा टोटल फ्यूल कंजप्शन जो हम लोग सिस्टम में दे रहे हैं। तो ये सारे डाटा अपने को पता होने चाहिए। उसके बाद आता है कोल्ड डस्ट टेम्परेचर। कोल्ड डस्ट टेम्परेचर मतलब जो कोल मिल का जो आउटलेट डस्ट टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। उसके आता है कि मिक्सचर इन क्लीन फीड, मॉइस्चर इन द क्लीन फीड कितना है, मॉइस्चर इन द कोल्ड डस्ट कितना है। ये सारे जो डाटा से आपको क्वालिटी कंट्रोल लैब से मिल जाते हैं। उसके बाद क्लिंकर टेम्परेचर एट कूलर इनलेट। तो हम लोग जनरली कूलर क्लिंकर टेम्परेचर एट कूलर इनलेट कितना कंसीडर करते हैं, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं। क्लीन फीड टेम्परेचर, अब क्लीन फीड टेम्परेचर आपको कैसे नहीं पता चलेगा। क्लीन फीड टेम्परेचर निकालने के लिए एक तरीका है कि आप इसको, ये डिपेंड करता है एक्चुअली प्लांट टू प्लांट। जैसे हमारे केस में 75 डिग्री, आजकल क्या है कि WHRS आ गए, तो WHRS आने से क्या होता है कि हमारा जो आउटलेट टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो उस केस में आपका क्लीन फीड टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन जब हम लोग हीट बैलेंस आगे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कैसे क्लीन फीड टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा हीट लॉस कम होता है। तो ये सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। अब एक और जो दिया है वो है पिटॉट कांस्टेंट पता होना चाहिए। क्लिंकर डस्ट हमने मान लिया ESP में जो क्लिंकर डस्ट जो जा रही है उसका लॉस जो है वो 5% है टोटल का, और रेस्ट जो है 95% मेरा क्लिंकर है। ऐसी वाटर स्प्रे कितना है कूलर में 14 है। और अब इसके बाद जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है, डेंसिटी का भी बहुत लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता कि डेंसिटी का कंसेप्ट होता क्या है। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो दी है 1.29 kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब दी है। और एक और चीज, kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब और kg पर मीटर क्यूब में अंतर क्या होता है, उसको हम लोग जब कैलकुलेशंस पढ़ेंगे तो मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा कि दोनों में फर्क क्या होता है, kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब और kg पर मीटर क्यूब में क्या होता है, और कैसे हम लोग डेंसिटी करेक्शन वेक्टर से उसको kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब को kg मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस एट 3% ऑक्सीजन। जनरली अगर हम लोग प्री-ट्रिप की फ्लू गैसेस लेते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है, तो वहां पर मेरा जो आता है वहां पर हम लोग डेंसिटी लेते हैं 1.42, ठीक है ना। और जब हम लोग जब हमारा नॉर्मल हो गया, कोल मिल हो गया, अगर जहां पे हमारा हाइयर कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन का मेरा बढ़ता जाएगा तो मेरी गैस की डेंसिटी कम होती जाती है। ओके, तो इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है और जो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है वो अलग अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट आपकी जो गैस डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाती है 1.35 kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। ये सारे डाटा आप जो कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट डाटा आता है क्लिंकर एनालिसिस। क्लिंकर एनालिसिस क्या है, जो कि हम लोगों को लैब से मिल जाता है। तो जो भी अगर हमको पहले एक्टिविटी करनी है हीट बैलेंस और मास बैलेंस की, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये सारे के सारे स्टेप्स अपने को क्लियर होने चाहिए कि ये सारे के सारे डाटा होना चाहिए। अब क्या होता है कि अब हमको स्टार्ट कैसे करना है। मान के चलो आपको आजकल आपने प्लान किया कि आपको हीट बैलेंस स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आप जाते ही बोलोगे कि मेरे को हीट बैलेंस करना है, आज मैं मूड में हूं, मैं कर लेता हूं। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, वो अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं प्लांट में तब आप उस दिन हीट बैलेंस कीजिए। अगर वो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो उस दिन आप हीट बैलेंस मत कीजिए। तो वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस अगर मेरी फुलफिल होती हैं तो उसके बाद मैं अपना हीट बैलेंस के लिए अपना करता हूं। तो वो कंडीशंस हम लोग देखते हैं क्या कौन सी कंडीशंस हैं। अब देखिए कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है कि मेरी जो किलन डस्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो किलन डस्टी वाली जो कंडीशन है, नो मतलब किलन डस्टी मेरी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी किलन डस्टी है तो उस केस में मेरे हीट बैलेंस सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन ये है कि उस केस में आपका जो ओवरऑल ड्राफ्ट है वो ऊपर नीचे होगा, और आपके जो प्री-ट्रिप आउटलेट टेम्परेचर है, कूलर वेंट के टेम्परेचर ऊपर नीचे होंगे, तो आपका ओवरऑल सिस्टम हेल्दी नहीं होगा। तो उस केस में आपको ये एक्टिविटी नहीं है। तो उस केस में अभी
दूसरा आता है कि किलन प्रोडक्शन। अब भाई किलन प्रोडक्शन, मान लो अभी किलन स्टेबल है, किलन स्टेबल है मान के चलो आपकी, लेकिन इस कंडीशन में भी मैं नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दूंगा? क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल पोटेंशियल नहीं पता चलेगा। इस केस में आपका जो हीट बैलेंस की वैल्यू है, जो स्पेसिफिक कंजप्शन है, स्पेसिफिक हीट कंजप्शन, अगर मैं एसएच बोलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं किल्न प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज हुआ, किल्न प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज, अगर मेरा किल्न प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो मेरा स्पेसिफिक हीट कंजप्शन जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कंजप्शन बढ़ जाएगा तो आपको एक सही डाटा नहीं मिला, क्योंकि इसमें कोरिलेशन वाला कर्व नहीं चलता है कि भाई इतने पे इतना है, कर्व ड्रॉ कर दिया तो इतने पे इतना आ जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं। तो ये कर सकते हो लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा क्या है। तो जनरली हम लोग थर्ड कंडीशन पे जाते हैं कि हमारा कोशिश है कि हमारा किल्न का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम पे रहे। अब किसी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरा प्रोडक्शन कम है तो मेरी हीट कंजप्शन कैसे बढ़ रहा है? इसका रीजन ये है कि जो सिस्टम में आपके रेडिएशन लॉसेस होते हैं, जनरली किसी भी सिस्टम में जो रेडिएशन लॉसेस कंट्रीब्यूट करते हैं वो 6 to 9% करते हैं। अगर आपको एफिशिएंट है तो 6% करेगा और थोड़ा बेकार है तो 9% तक करता है। क्योंकि आप जो रेडिएशन लॉसेस लेते हैं, जब मैं रेडिएशन लॉसेस कोई भी लॉसेस लेता हूं उसको मैं लेता हूं केजी केएल पर केजी क्लिंकर में, ठीक है ना। अगर मेरा केजी क्लिंकर कम है और केजी केएल मेरा ज्यादा है तो ओवरऑल हीट कंजप्शन मेरा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि मेरे रेडिएशन लॉसेस तो उतने ही रहेंगे लेकिन ओवरऑल अपना स्पेसिफिक हीट कंजप्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो कि आपका जो प्री आउटलेट टेम्परेचर वो भी बढ़ता चलेगा, कूलर बेड का ईएसपी टेम्परेचर, तो ओवरऑल आपका एफिशिएंट नहीं रहता है। और तीसरा आता है कि किल्न प्रोडक्शन जब मैक्सिमम हो तो उस कंडीशन में आपको करना चाहिए। अब आता है कि हम लोग जब ये कंडीशन हमको मिल गई है, अब हम स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, अगर आप कोई है तो आपको ये पहले है कि स्टेप 1 हम लोग करते हैं। जनरली हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हीट बैलेंस जो है 4 घंटे में, जब अपने पुरानी कंपनी में था तो वहां 25-26 हीट बैलेंस किए हैं और मेरा कोशिश था कि 3-4 घंटे में आप हीट बैलेंस निपटा दो। जितना जल्दी आप हीट बैलेंस निपटाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब प्लांट का ब्रेकडाउन है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि सबसे पहला कूलर के फैन फ्लोस ले लो, कूलर के फैन फ्लोस। अब इसमें भी क्या रहता है कि आपको ये सारे जो फैंस हैं उसको किसमें डाल दो, मैनुअल मोड में डाल दो। किसमें डाल दो, मैनुअल मोड में डाल दो। मैनुअल मोड में डाल, कई बार क्या होता है कई फैन जो होता है टावर प्रेशर पे, जो स्टैटिक प्रेशर होता है ना उस पे रहता है, उसके हिसाब से वो एक्शन लेते रहते हैं। अगर ग्रेड प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है तो आप क्या करो, कूलर फैंस को मैनुअल मोड में लेकर, ठीक है। अब भाई कूलर फैन फ्लोस का सर ने बता दिया, अब लेना कैसे है ये भी पता होना चाहिए ना। अब लेने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कूलर की स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग आपका ये है। अब क्या होता है कि जैसे मेरा ये चार्ज, जैसे मैंने ये है, तो मेरे को क्या होता है कि जब हम लोग वेन एनोमीटर लेते हैं, वेन एनोमीटर से हमको जल्दी जल्दी रीडिंग लेनी है। कई बार क्या होते हैं लोग होल्ड कर देते हैं, अरे आ रही है रीडिंग, आ रही है आ रही है आ रही है, ऐसे नहीं। आपको जल्दी जल्दी 5 मिनट में सारे पॉइंट इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4, चारों जगह आप रैंडमली फास्ट रीडिंग लेनी है आपको। तो उस केस से क्या होगा कि जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो सही आएगी। तो जब हमारी मतलब यहाँ पर v1, अब जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी आई v1, यहाँ v2 आई, यहाँ v3 आई, यहाँ v4 आई, तो एवरेज वेलोसिटी जो मेरी आएगी वो आएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 फलाना n डिवाइडेड बाय जो भी है n तक आ रही है तो डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकल जाएगी मेरी, ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ का स्क्रीन का एरिया लेना है। क्या लेना है, स्क्रीनिंग का एरिया, स्क्रीनिंग एरिया लेना अपना। तो स्क्रीनिंग एरिया लेने से अपना जो है, मान के चलो जो भी स्क्रीनिंग आ रही है उसको मान लिया मैंने A1 और एवरेज वेलोसिटी मान लिया V1। ओके, तो मेरा जो Q फ्लो हो गया वो क्या आ गया, Q1 जो मेरा आ गया कूलर A1 V1। अब ये जो वैल्यू आती Q1 की A1 V1 वो किसमें आती है, मेरी मीटर क्यूब पर सेकंड में आती है। किसमें आई, मीटर पर क्यूब सेकंड में। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरा 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा मीटर क्यूब पर आवर में आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने मीटर क्यूब कैसे मीटर क्यूब पर आवर किया। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग फ्लो लेते हैं,
फ्लो लेते समय हमको इसके स्टैटिक प्रेशर भी लेने पड़ते हैं। स्टैटिक प्रेशर हमको इसलिए लेने पड़ते हैं कूलर के इनलेट पे और आउटलेट पे, क्योंकि इनलेट और आउटलेट पे तो हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि फैन की एफिशिएंसी निकालते हैं उसी टाइम, मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं इनलेट में हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग डेंसिटी करेक्शन फैक्टर लगाएं। तो उसको लेते कैसे हैं, जैसे कि मेरा एक फैन का वो है और मान के चलो ऐसे आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 mm का, मतलब 3 mm का हम लोग क्या करते हैं होल कर देते हैं। मतलब 3 mm का होल इसलिए किया जाता है जहां पर हमारे ये इंस्ट्रूमेंट के मैनोमीटर लगे होते हैं ना, उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग 3 mm का होल कर देते हैं ताकि, और हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 3 mm का होल किया और जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आ रही है डिजिटल, वो दोनों सही है कि नहीं है, ठीक है ना। और उसको घुसेड़ना नहीं है, उसको ऊपर से मतलब ऐसे रखना, मैनोमीटर को ऐसे रख दिया और आपने, ताकि मेरे को स्टैटिक प्रेशर मिल जाए। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये देखना है कि आपका जो स्टैटिक प्रेशर है वो टू मच नेगेटिव नहीं होना चाहिए। टू मच नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है जैसे स्टैटिक प्रेशर जनरली -10, 20, 30 तक एक्सेप्टेबल है। मान लो चलो आपका आ रहा है -140, -150, बहुत ज्यादा स्टैटिक प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो एयर है उसकी एंट्री सही तरीके से नहीं हो रहा है, आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब कूलर जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो ये हमारा नल पॉइंट होता है, और नल पॉइंट क्या होता है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बस थोड़ा समझ लीजिए कि नल पॉइंट से पहले जो पंखे होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो रिक्यूपरेशन में हेल्प करते हैं, और आफ्टर नल पॉइंट वो कूलिंग में हेल्प करते हैं, कूलिंग द क्लिंकर। जब मैं नल पॉइंट से पहले जो पंखे मेरे होते हैं, जैसे 4 या 5 पंखे जितने भी हो गए, उन पंखों का मैं मैक्सिमम चलाता हूं ताकि मेरा हीट रिक्यूपरेशन मैक्सिमम हुआ है। तो उस केस में ये एक्सेप्टेबल है कि आपका हाई वेलोसिटी पे आप चला रहे हो, हाई उसमें कर रहे हैं, तो और ये जो पंखे होते हैं वो डिजाइन होते हैं हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम के लिए। किसके लिए डिजाइन होते हैं, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। अब कोई बोलेगा सर हाई प्रेशर लो वॉल्यूम के लिए क्यों डिजाइन होते हैं, वो इसलिए डिजाइन होते हैं क्योंकि आपका सिस्टम रेजिस्टेंस यहां पर मैक्सिमम है, क्योंकि आपका जितना भी क्लिंकर गिर रहा है वो मैक्सिमम आपका कहां गिर रहा है, स्टैटिक ग्रेड पे गिर रहा है। ये सब जो होते हैं स्टैटिक ग्रेड वाला एरिया होता है, तो वहां पर आपका क्लिंकर का, तो एयर का जो रेजिस्टेंस होती है, जब एयर यहां से जाती है अंदर से, एयर जब जाती है अंदर से, तो उसका सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ने के चक्कर में उसको हम लोग डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि हमारा जो पंखा हो हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम के लिए डिजाइन होते हैं। तो शुरू के पंखों में अगर हाई स्टैटिक प्रेशर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आ रहा है तो उसको हम लोग जो बेल माउथ मॉडिफिकेशन है, सक्शन, जो बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं, जब हम लोग फैंस का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो लेकिन ये अपने को हो गया। अब स्टैटिक प्रेशर ले लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके जो आउटलेट वाला जो डक्ट है, जो कि इसके कूलर के कंपार्टमेंट में जा रहा होगा, यहां पर भी स्टैटिक प्रेशर ले लेंगे। एक SP1 यहां ले लिया, एक SP2 यहां ले लिया, ठीक है ना। तो SP1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, मान लो SP1 मेरा कुछ भी आ रहा हो, और SP2 भी मैंने कुछ भी कैलकुलेट कर दिया, मतलब कुछ भी वैल्यू आ रही हो, ASC आ रही हो, BSC आ रही है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि स्टैटिक प्रेशर मैंने ले लिया है 1 का और 2 का, मतलब ये मेरा हो गया इनलेट मेरा स्टैटिक प्रेशर है और ये आउटलेट में स्टैटिक प्रेशर है, ठीक है ना। अब सबसे पहले अभी हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे वेलोसिटी ले ली, एवरेज वेलोसिटी लेने के बाद एरिया ले ली, एरिया का आपको फ्लो आ गया, फ्लो गया मीटर क्यूब पर आवर आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि जो स्टैटिक प्रेशर आ रहा है उससे मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। जो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को इस मीटर क्यूब पर आवर को, जो मेरा मीटर क्यूब पर आवर है, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है केजी पर आवर में। क्योंकि मैंने जब शुरू में बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने क्या बताया था कि जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो किसमें स्टडी करेंगे, केजी पर केजी क्लिंकर में। तो मेरा इस मॉड्यूल में आपको हर जगह जितना भी हम लोग मीटर क्यूब पर आवर ले रहे हैं उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेंसिटी करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर लगाते कैसे हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो उस केसेस में हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी करेक्शन फैक्टर कैसे वेरी करता है। तो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर वेरी करने के लिए, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता है तो जनरली गैस की डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम मेरा कम होता है। तो अगर मैं डेंसिटी की सिंपल सी परिभाषा बोलूं तो डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, सिंपल सी भाषा में अगर मेरा डेंसिटी कम हुआ तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे हमेशा याद रखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो डेंसिटी जो गैसेस की होगी वो कम होगी।
ओके, और वॉल्यूम जो होगा वो वाइस वर्सा बढ़ेगा। अब हम लोग करेक्टेड डेंसिटी निकालते कैसे हैं? तो करेक्टेड डेंसिटी निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, वो याद कर लीजिए अगर नहीं पता है किसी को, तो स्टैटिक प्रेशर प्लस बैरोमेट्रिक प्रेशर, बीपी लिख दिया बैरोमेट्रिक प्रेशर, डिवाइडेड बाय 273 प्लस जो टेम्परेचर पे आप निकाल रहे हो, मतलब जैसे कि आप जिस पे निकाल रहे हो वो आप अपना कैलकुलेट करेंगे। अब आता है कि इसमें एक और चीज होती है, इसमें क्या होता है कि हम लोग लेते हैं नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जनरली 101326 भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। ये तो मेरा आ गया, ये उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? स्टैंडर्ड डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान के चलो अगर मेरे को एयर की निकालना है, एयर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एयर का मान के चलो स्टैटिक प्रेशर मेरा इनलेट था -10 का, और मेरा बैरोमेट्रिक प्रेशर था 9700 mmWg, और टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस 30 ये हो गया, और ये आपका पूरा इक्वेशन हो गया 101326 इनटू आपका जो एयर का आपने डेंसिटी ले लिया 1.29 kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। इससे मान के चलो कोई भी वैल्यू आ रही है 1.100 जो भी आ रही है आपकी, वो भी kg पर मीटर क्यूब। तो ये मेरी जो डेंसिटी है ये है kg पर मीटर क्यूब, और ये जो मेरी डेंसिटी है kg पर नॉर्मल मीटर क्यूब। तो जो नॉर्मल लग जाता था वो होता है स्टैंडर्ड डेंसिटी, और वो जब वो होता है तो वो होता है, तो ये ओवरऑल अपना गया। अब क्या करूंगा कि जो मेरे को मीटर क्यूब पर आवर मिला था केजी पर आवर का, जो भी मुझे क्यू मिला था केजी पर आवर का, मीटर क्यूब पर आवर मिला है, मान लो मीटर क्यूब पर आवर की वैल्यू मेरी y है, तो y इंटू 1.10 में कर दूंगा, तो ओवरऑल मेरा जो मास फ्लो मिलेगा वो केजी पर आवर में मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरा आ गया केजी पर आवर में। अब क्या करना है, अब मेरे को क्या निकालना है? केजी पर केजी क्लिंकर निकालना है। तो केजी पर केजी क्लिंकर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? केजी पर केजी क्लिंकर, तो केजी पर आवर जो एयर का फ्लो है, मतलब y इंटू 1. जो भी y की वैल्यू तो निकालोगे, डिवाइडेड बाय जो क्लिंकर प्रोडक्शन है, केजी पर केजी क्लिंकर। तो क्लिंकर प्रोडक्शन हमारा मान लो जो भी हो रहा होगा, जैसे कि मैंने जो फीड ली थी, जो भी 400 या कुछ भी टीपीएस लिया, तो उसको डिवाइड कर दूंगा 1.6 से, किलन फीट था, तो इससे मेरा क्लिंकर प्रोडक्शन निकल जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय क्लिंकर प्रोडक्शन आ गया, ये मेरा निकला 1 घंटे का पर आवर का। अगर मैं तो उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा यहां से ये इक्वेशन यहां डालूंगा, तो इससे आ जाएगा मेरा केजी पर केजी क्लिंकर। तो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशंस है। बेसिक कैलकुलेशंस का मतलब है कि आपको जब भी करना है तो आपको इस तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। इसके अलावा भी जैसे बैरोमेट्रिक प्रेशर है, उसको हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को, मॉड्यूल में क्या है कि हर चीज इतनी पॉसिबल नहीं है सब कुछ कवर करें, फिर भी मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया क्या है। अब क्या होता है कि जब हम लोग कूलर बैलेंस करते हैं, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस सबको एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। टेबल ड्रॉ करने का मतलब, अगर मान लो कि चलो मेरे 8 कूलर हैं, 8 पंखे हैं, ओके, तो 8 पंखों को हम लोग क्या करते हैं? टेबल ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेबल ड्रॉ कर देते हैं कि हमारी इनपुट एयर कितनी सिस्टम में जा रही है, तो उसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपने मान के चलो, तो टेबल कैसे ड्रॉ की जाएगी वो मैं बताता हूँ। टेबल ड्रॉ कर लीजिए आप, बस एक टेबल ऐसे बनाइए। आपको सबसे पहले क्या है, टेबल बनाइए। आपने टेबल बनाने से आपको क्या है कि जैसे कि फैन 1 हो गया, फैन 1, जैसे कि मेरा फैन 1 का ये मेरा हो गया फैन 1, तो फैन 1 का मेरा एरिया कितना है वो आपको पता होना चाहिए, ऐसी वेलोसिटी कितनी है वो पता होना चाहिए, उसका फ्लो कितना आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में वो पता होना चाहिए, मीटर क्यूब पर आवर में कितना आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद उसको केजी पर आवर में कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। फिर लास्ट में केजी पर केजी क्लिंकर में कैसे होता है वो कर लीजिए, और लास्ट आएगा केजी पर एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर में कर लीजिए। तो जब हम लोग करते हैं तो ये सारी चीजें अपने को बना दो। जैसे फैन 1 है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, तो जब हमको सारी मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। ये हो गई केजी पर एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर में, और ये मेरी हो गई केजी पर केजी क्लिंकर में।
अब कई लोग सोचेंगे कि अगर मेरे को केजी पर केजी क्लिंकर से केजी पर एनएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो केजी पर केजी को केजी पर एनएम क्यूब से कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास अभी हमने डेंसिटी निकाली, एयर की डेंसिटी है मेरी 1.10 केजी पर मीटर क्यूब किसी, तो ये क्या है डिपेंड करती है एयर की डेंसिटी, और एयर की डेंसिटी ये क्या डिफाइन करती है उसका पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं ये डिफाइन करती है कि 1.29 केजी पर नॉर्मल मीटर क्यूब डिफाइन करती है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में मेरी डेंसिटी 1.29 है, जबकि 1.10 डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर मतलब उस ऑपरेटिंग टाइम पे, मतलब उस इंसिडेंट डेंसिटी, मतलब उस टाइम जो सराउंडिंग की जो कंडीशन थी उस पे ये डेंसिटी थी। ओके, अब मान के चलो आपको ये फ्लो, अगर आपको ये डेंसिटी पता है, कहते हैं ये डेंसिटी पता है और ये डेंसिटी पता है, अब फ्लो आपको दिया हो मीटर क्यूब पर आवर में, फैन का फ्लो पता है आपको मीटर क्यूब, अगर उसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ये जो डेंसिटी है 1.1 वाली, उसको डिवाइड कर देंगे 1.29 से, और जो फ्लो होगा आपको मीटर क्यूब पर आवर में, वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर के। तो अगर आपको कोई भी फ्लो मीटर क्यूब पर आवर से नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप एक्चुअल डेंसिटी से किसको डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल डेंसिटी को डिवाइडेड कर देंगे, तो वो फ्लो हो जाएगा आपका नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर में। जब आपको नॉर्मल मीटर क्यूब पता है और केजी जो प्रोडक्शन हो रहा है डिवाइड कर देंगे तो केजी पर नॉर्मल मीटर क्यूब क्लिंकर आया। तो ये जो था, अभी आज मैं इसको पार्ट 1 में ही करूंगा, जो दूसरा मॉड्यूल है उसमें पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कूलर बैलेंस। तो कूलर बैलेंस के बाद ही आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि आप जो हीट बैलेंस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो कूलर बैलेंस कैसे करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज लेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो कल, आज तो मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ली नहीं, आज तो कंसेप्ट समझाया है। कल क्या है कि इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज डालकर पार्ट 2 में जब करेंगे तो उसको कूलर का पूरा करेंगे। और कुछ भी इसमें कोई दिक्कत होती है कि एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर क्या होता है, मीटर क्यूब पर, कई लोगों को ये चीजें पता होंगी जो वीडियो देख भी रहे हैं, और कईयों को नहीं पता होंगी, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने रिक्वेस्ट करके फोन करके बोला कि ये वीडियो बनाइए सर, एनर्जी बैलेंस हमको बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैंने बनाया है। तो इसमें क्या है, मॉड्यूल बड़ा है, मे भी पार्ट 2-3 पार्ट में बनेगा। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इतना जल्दी नहीं आएगा कि सिस्टम में आप गए और आपका आ गया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाए, मुझे और इंस्पिरेशन मिले। तब तक के लिए गुड नाइट।